कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे वाकयात पेश आते हैं या ऐसे हालात होते हैं कि वो जुर्म पर मजबूर हो जाता है। ये बात तो तय है कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, देर से हो या सवेर से। और इस प्रोग्राम में आपने ये तमाम चीजें देखी भी। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि कई मर्तबा जुर्म करने वाला या तो लालच की वजह से या फरेब की वजह से या रातों रात दौलतमंद होने की वजह से जुर्म का मुर्तकिब हुआ। फयाज एक सीधा साधा इंसान था, लेकिन उसकी बीवी की बेवफाई ने उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो सारी दुनिया ही से इंतकाम लेने पर उतर आया। बॉस बॉस प्लीज बॉस 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 सिर्फ एक चांस बॉस 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 सिर्फ एक चांस बॉस मेरी आंखों में पट्टी बंद गई थी बॉस सिर्फ कुछ महीनों में आसमान पे चढ़ गया। मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा बॉस। जान देगा मेरे लिए? दे दूंगा बॉस, आपके लिए अपनी जान दे दूंगा बॉस। तो दे दे बॉस। नहीं बॉस बॉस। यहाँ सवाल ये था कि क्या सिर्फ फयाज की बीवी ही उसके दिलगुज़ास्तान के होने का सबब थी, या पसे पर्दा और भी ऐसे किरदार मौजूद थे जिन्होंने फयाज को मुजरिम बनाकर कई कीमती जानों का नुकसान कर दिया। फयाज धीमा सावर, देखो मुझे सच सच बता दो, इंस्पेक्टर तुम भाई को पर रो रहे हो? मैंने तो 10 कत्ल किए। मैंने तुम जैसे बड़े बड़े पागलों का इलाज किया है। जाफर भी इसी तरह हंसा था, लेकिन मेरी पिस्तौल की गोली ने उसके सीने को छलनी कर दिया। और आखिर में फयाज भी फांसी के फंदे तक पहुंच गया। इसी तरह पंजाब से आने वाला साजिद, जो अपने वालिदैन की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर जुर्म की शाहराह पर चल पड़ा, तुम्हें मेरी बीवी का कत्ल करना होगा। लेकिन मैंने पहले कभी किसी का कत्ल नहीं किया है। तो क्या हुआ, तुम उसकी टेंशन मत लो, सारा प्लान मेरे जहन के अंदर है। और आखिरकार अपने अंजाम को पहुंचा जहां फांसी का फंदा उसका मुंतजिर था। सीधा साहब के सामने खड़ा हुआ है। इस पे बैंक डकैती, कत्ल, अगवा, बराए तवान, जितने केसेस डाल सकते हो डाल दो। और तो क्या वाकई सजा सिर्फ साजिद ही को मिलनी चाहिए थी, या इस कहानी में जो किरदार साजिद को मुजरिम बनाने का सबब बने थे वो भी किसी सजा के मुस्तहिक थे या नहीं? कभी कभी इंसान फरेब में फंसकर ऐसा जुर्म कर बैठता है कि जिसके संगीन नताइज होते हैं। दूसरों की बातों में फंसकर कोई ऐसा अमल कर जाता है जिसमें शायद उसकी अकल काम नहीं करती, लेकिन नतीजा बुरा ही होता है। अच्छा बेबी, देखो टैंक फुल है और ये पैसे रख लो, रास्ते में काम आएंगे। कभी कभी जिंदगी में इंसान धोखे और फरेब का शिकार होकर भी किसी ऐसे अमल का हिस्सा बन जाता है जिसके बाद उसका शुमार जुर्म करने वाले अफराद में ही होता है। नादिया खोकर ऐसी ही एक किरदार जो जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार होकर अपनी दोस्त जरमीन और उसके भाई एजाज के जाल में फंसकर कानून शिकनी की मुर्तकिब हुई। नादिया, सरप्राइज प्लान ये है, कल हम जाएंगे बायर मुल्तान, वहाँ करेंगे एक दिन का स्टे। वहाँ से तुम जाओगी कराची बाय रोड और मैं तुम्हें कराची बीच लग्जरी होटल में मिलूंगा। हाउ अबाउट दैट? गो कि ये सब उसके साथ एक साजिश या सोची समझी स्कीम के तहत हुआ। नादिया, तुम्हें एक मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अगर तुम मेरी आज छोटी सी ख्वाहिश नहीं मान सकती तो कल को तुम मेरा खाकसाद होगी।
मगर वो अपनी सादगी और नातजुर्बेकारी की वजह से गैर कानूनी अमल का शरीक बन गई। असल मुजरिम कानून की गिरफ्त में ना आ सके, लिहाजा सजा नादिया ही का मुकद्दर बनी। क्या आप बता दें ये बैग किसका है? आप जानती हैं? देखिए, मेरे वकील ने मुझे वहाँ से भेजा है, ठीक है? उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें जरूरी सामान है। मैंने नहीं देखा उस वक्त। आपको खोल के चेक करना चाहिए था। मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है, लेकिन कई बार इस बात में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मोहब्बत और हिर्स। कई मर्तबा दूसरों की हिर्स में आकर ऐसे ऐसे काम कर जाना कि जिसमें ये फर्क ना कर पाना कि आपके किसी अमल से दूसरे की भी जिंदगी मुतासिर हो रही है। जितनी आपकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, जितनी आपकी जिंदगी की अहमियत है, उतनी ही दूसरे की भी। एक दिन उसने मुझसे एक ऐसी चीज़ मांगी जिसको सुनकर मेरे होश आवास और वो चीज़ थी किसी बच्चे की आंखें। मैं सुनकर घबरा गया। उसने मुझसे कहा जब, तो मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या कहूँ। लेकिन साजिद और जमाल ये भूल गए थे कि उन्हें बस नाइला को पाने की लगन थी और वो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिफली इल्म करने वाले तनवीर सितारा की फरमाइश पर जीते जागते गुड्डू की जिंदगी का चिराग ही गुल नहीं किया, बल्कि सफ़ाकी का मुजाहिरा करते हुए उसकी आंखें निकाल ली। जुर्म की कई दास्तानें हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं। कभी हम खुद देखते हैं, यानी चश्मदीद गवाह भी होते हैं, लेकिन शायद खामोश रहते हैं। और कई मर्तबा ऐसे वाक़यात अखबारों में या दीगर ज़राए से हमें मालूम भी होती हैं। लेकिन ऐसे किसी भी वाक़े का अगर आप चश्मदीद गवाह हों, या कहीं देखें, या कहीं सुने, या कहीं पढ़ें, ज़हन सोचने पर मजबूर ज़रूर कर देता है। जैसे कि ये वारदात जिसमें फाहद, जो कि एक भोला भाला नौजवान था और रातों रात अमीर बनने के सपने बुनता रहता था, ऐसे में उसकी मुलाकात रियाज जैसे मुजरिम से हो जाती है। तुमसे जितना कहा जाएगा तुम उतना ही करोगे, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। देखो, अगर तुमने वादा खिलाफी की तो हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे सारे ख्वाब भी। बज़ाहिर एक छोटी सी मुलाकात ने फहद की जिंदगी ही को नहीं, बल्कि फहद के पूरे घर को अपनी लपेट में लेकर उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यहाँ भी असल और बड़े मुजरिम कानून की दस्तरस में ना आ सके और फहद ही कसूरवार ठहरा। देखो फहद, तुम कानून की गिरफ्त से अब नहीं बच सकते। बेहतर यह है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा हो। सर आप मेरा यकीन माने, सर मैं आपको सब कुछ सच सच बता देता हूँ। सोचने की बात यह है कि हम में से कितने ही लोग जल्द अज जल्द तरक्की हासिल करना चाहते हैं। हम में कुछ लोग मनफी तर्ज अमल भी अपना लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि सजा सिर्फ फाहद को ही क्यों मिली। बच्चों को अगर मुनासिब तवज्जो ना दी जाए तो कभी किसी मुश्किल हालात का सामना जरूर करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ इम्तियाज के साथ हुआ। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा, जिसको मैं इतना बुद्धू समझता था, वो इतना घिनौना जुर्म कर बैठेगा। बशीर, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि वो महल्ले के औबाश लड़कों में बैठने उठने लगा है, मगर तुमने मेरी बात की कोई अहमियत नहीं दी। भाई साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपसे हमदर्दी के दो बोल भी बोल सकूं।
अब इस हमदर्दी का कोई फायदा नहीं है। ठीक कहते हैं नूर साहब, लेकिन दुख और तकलीफ तो इन्होंने भी उठाया है। जुर्म इनके बेटे ने किया है, अब इनके पूरे खानदान को सजा मिल रही है। जिंदगी तो इनकी भी अजीरन हो चुकी है। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। इम्तियाज, जो बज़ाहिर एक बुज़दिल और अदम एतमाद का हामिल नौजवान था, मुनासिब तवज्जो और पजीराई से महरूमी ने उसकी शख्सियत पर ऐसे असरात मुरतब किए कि वो हर वक्त ऐसी कोशिशों में लगा रहता कि किसी तरह अपनी अहमियत उजागर कर सके और उसे भी पजीराई मिल सके। अपनी इस मासूम कोशिश में वो कब जुर्म की दुनिया में पहुंच गया, उसका अंदाजा उसे खुद भी ना हो सका। डरा मत करो, लोगों से डरोगे तो तुम्हें खा जाएंगे। देख, सब मुझे आते हैं यहाँ से सलाम करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इनसे नहीं डरता। फराज भाई, मुझे आपकी तरह बनना है। क्या बोला तुमने? मुझे आपकी तरह बनना है। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। वादा? हाँ, वादा। लेकिन उससे होने वाली लग़्ज़िश इतनी संगीन थी कि उसने एक नौजवान जिंदगी को मौत की भयानक वादी में भेज दिया और खुद भी कानून की गिरफ्त में आकर अपने और मुतासिरा खानदान के लिए मुसलसल अजाब की कैफियत पैदा कर दी। सवाल फिर सर उठा रहा है कि वाकई इम्तियाज ही कसूरवार था। जराइम पेशा अफराद का अंजाम तो बुरा ही होता है, लेकिन इन क्रिमिनल्स की वजह से आम इंसान भी मुसीबत और परेशानी में फंस जाते हैं। इसी किस्म की सूरत हाल से शानजे और उसकी फैमिली को गुजरना पड़ा। रगड़, पट्टी खोल इसकी। देखो लड़की, ऐसी कोई हमाकत नहीं करना जिससे तुम्हें नुकसान हो। जब खानू जैसे कानून शिकन ने शानजे को अगवा करके अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश की और शानजे को 3-4 दिन हब्से बेजा में रखा। कुछ अकल ठिकाने पर आई? देखो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे समझाने के बजाय अपने भेजे में ये बात अच्छी तरह बिठा दो कि तुम्हारी बेटी हमारे रहमो करम पर है। तुम चाहते क्या हो? तो इन 3-4 दिनों की कैद ने शानजे की शख्सियत पर जो असरात मुरत्तब किए वो एक अलहदा बात, लेकिन खानू और इसके गिरोह का जो अंजाम हुआ वो किसी भी तौर पर फरामोश करने के काबिल नहीं है। बेटियां ज्यादा होती हैं या बेटे नहीं होते, उन्हें किन सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, इस कहानी से हमें अंदाजा होता है। हिना के वालिद की वफात के बाद माशरे का असली चेहरा सामने आया। हिना ने क्या रास्ता इख्तियार किया? अगर मैं यहाँ चीखना शुरू कर दूँ तो पूरा स्टाफ जमा हो जाएगा। लेकिन सब जानते हैं पिछले 1 महीने से मैं चक्कर लगा रही हूँ। और जब मैं मंसूबा बनाकर आई थी
अब मुझे उस पर अमल करना था। जो भी जेल में निकाल दो, जल्दी निकालो जो भी जेल में। क्या हमारा पूरा माशरा ही ऐसे किरदारों से भरा हुआ है? लोग गुर्बत से तंग आकर रिश्वत, चोरी और दीगर नाजायज जराए इस्तेमाल करते हैं, तो आखिर वो कौन हैं जो उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो जुर्म की पुरखार राहों का इंतखाब करके खुद अपने ही पैर छन्नी कर दें? चोर 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 पकड़ो, एक मजबूर इंसान किस हद तक जा सकता है, खास करके जब वसाइल की कमी हो, मसाइल बेतहाशा हो। ऐसे में इंसान क्या कुछ कर गुजरता है। वो आसिफ भाई, मैं कह रहा था अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो अब्बू की कंडीशन, मुझे बहुत ज़रूरत है इस वक्त पैसों की। पैसे तो नहीं है अभी मेरे पास सबको। आसिफ भाई कोशिश करें अगर कुछ पैसे हो जाए मेरे पास, बिल्कुल भी पैसा ख़त्म हो गया मेरे पास पैसे। अच्छा देखेंगे आसिफ भाई अगर देखेंगे। तलहा भी एक ऐसे ही दौराहे पर पहुंच गया। हम एक बच्चा किडनैप करें और उसके घर वालों से तावान की रकम मांगे। 5 लाख रुपए मांगेंगे उनसे। तभी उसने जवाद की स्कीम पर अमल दरामद करने की ठानी। और जवाद, मैं भी अपनी माँ को खोना नहीं चाहता, ताकि मैं अपने वालिद को खो चुका हूँ और मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तो ठीक है, तुमने मेरे प्लान के बारे में क्या सोचा? मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो पकड़ा गया तो क्या वाकई मुजरिम था? अगर हम अपने एतराफ में नजर दौड़ाएं तो शायद हम में से बहुत तलहा जैसे किरदारों को सजा और उनके खानदानों को रुसवाई से बचा सकते हैं, लेकिन हमारे पास शायद इतना वक्त ही नहीं है कि हम दूसरों के मामलात में टांग अड़ाएं। लम्हा फिक्रिया ये है कि तलहा को सजा हो जाती है और उसका मसला जू का तू रहता है। जुर्म छोटा हो या बड़ा, बहरहाल जुर्म ही होता है। हमारे माशरे में बच्चों की किरदार साजी के लिए कोई बाकायदा कानून नहीं है। बस जो कुछ बच्चे सीखते हैं या तो वो घर में उनके वालिदैन सिखाते हैं या जिस माहौल में वो पले बड़े होते हैं उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं। तालीम का अगर हम जिक्र करें तो तालीमी इदारों में असातिज़ा सिर्फ अपने फर्ज से सुबकदोश होते हैं, यानी बच्चों को पढ़ाकर। लेकिन बच्चा जो कुछ भी बचपन में सीखता है या फिर स्कूल में जो कुछ सीखता है या अपने माहौल से जो कुछ समझता है, उसी पर वो अपनी जिंदगी इस्तवार करता है। लेकिन कभी कभार जो कुछ उसके साथ हुआ या जिन हालात में उसने तालीम सीखी या जिस तरह की उसकी तरबियत हुई, वो कभी कभार नाकाबिले अमल में उसको पहुंचा देते हैं। वो कभी कभार ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं कि जहन कबूल नहीं करता। ये मनाज़र आप लोगों के लिए कोई नई नहीं और ना ही हमारी कौम के लिए कोई नई बात है। आप लोग पुलिस से मुंसलिक रहकर हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन क्या वजह है रुस्तम साहब कि आज तक हमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली? हम अपनी तौर पे पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई वाज़ेह सबूत या कोई शख्सियत सामने नहीं आते। अक्सर धमाका करने वाले का सर तो मिल जाता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल पाता। नो आर्गुमेंट। सैफ की कहानी भी ऐसी ही जिंदगी का शाखसाना है। उसने जिस माहौल में आंखें खोली और तालीम और तरबियत के नाम पर जो कुछ भी उसे दिया गया, उसने उसे एक खुदकुश बमबार बना दिया। यहाँ भी सवाल जहन में आया कि कसूर किसका था और सजा किसको मिली। क्या दर हकीकत सैफ ही सजा का हकदार था? हम जिस मकसद के लिए काम करते हैं ना, उसमें
तकन गुनाह है मेरे भाई। इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ होता है, मस्बत और मनफी पहलू दोनों होते हैं, लेकिन कभी कभार मस्बत सोच इंसान की जिंदगी बदल देती है। ऐसा ही कुछ यासिर की जिंदगी में हुआ। जिंदगी मनफी और मस्बत दोनों का मलगूबा है और ये दोनों जिंदगी का लाजमी जुज़ भी है। इंसान की इनफरादी जिंदगी में कभी कोई मोड़ ऐसा भी आ जाता है जब उसका किरदार मुस्बत और कभी मनफी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। सर मुझे कुछ लोन चाहिए। लोन क्यों? सर अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें डायलिसिस हो गया है, तो डॉक्टर ने कहा है कि बहुत खर्चा है, तो अगर कुछ लोन मुझे मिल सके। भाई देखो, जिस तरह से तुम बता रहे हो इस तरह से तो बहुत लंबा खर्चा हो जाएगा, और एम्प्लॉय की सैलरी के बराबर ही कंपनी का असूल है कि उसे लोन दिया जाता है। ऐसे ही एक मस्बत मोड़ ने यासिर की जिंदगी बदल डाली, लेकिन उसके अंदर छुपे हुए अच्छे इंसान ने अभी खुद को जिंदा रखा हुआ था। तुम यहाँ कैसे? तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम एक चोर हो, तुम ये बात तुमने मुझसे छुपाई। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुम एक चोर हो, तुम गाड़ियाँ चुराते हो। मैं नहीं हूँ चोर, मेरा यकीन जानो, मैं झूठ नहीं बोल रहा तुमसे। मुझे थानेदार ने सब बता दिया कि तुम गाड़ियाँ चुराते हो, इसलिए तुम आज यहाँ पर बंद हो। हाँ मैंने ये सब किया, मैं मजबूर था। अगर तुम्हें सच जानना है तो मेरे घर जाके देख लो, तुम्हें हकीकत पता चल जाएगी। इसीलिए कुदरत उस पर शायद कुछ ज्यादा ही मेहरबान साबित हुई। गो कि ऐसा बहुत कम होता है मगर होता है। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। आज आप लोग के लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? खुद ही देख लो। आ जाओ। भाई कहाँ थे? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। अरे यासिर, तू जो गया तो बताया तक नहीं कि भाई मैं जा रहा हूँ, कम से कम हमें कोई खत लिख देता, कोई टेलीफोन कर देता। ये तो भला हो इस प्यारी सी बच्ची का जो तुम्हारी पल पल की खबरें हमको देती रही और तुम्हारी खैरियत से हमको मुतला करती रही। और ये है तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। जिंदगी को एंजॉय करने और हद से गुजरने में कभी फर्क नहीं पता चलता। ये फर्क जब मालूम होता है जब कोई ऐसी नाजुक सूरत हाल सामने आ जाए। अबे ये क्यों खा रहा है भाई? अबे भाई तू क्यों टेंशन ले जा रहा है? कुछ नहीं होगा, इसको तो रख दे यार। कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस मैं लेकर जाऊँ, मस्ती होगी लेकर जाऊँ। अबे यार हाँ भाई, मैंने वाइट रख ली है, टेंशन मत ले। हाँ मुझे पता है वो बहुत हल्का है, हाँ टेंशन न ले। अबे ब्लैक भी ले लिए यार, तू बस फिक्र नहीं कर। हाँ बस मैं आया। एहतशाम और उसके बचपन के दोस्त भी सिर्फ तफरीह की गर्ज से पहले नशा और फिर लड़कियों से अपनी तफरीह पूरी करते थे। देख मेरे भाई, जिसके पास ये घोड़ा है ना वही पहले लेकर जाएगा। हालात ने अचानक ही करवट ली तो उन्हें अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी का अखराज देना पड़ा। उसके बड़ों ने कभी नहीं सोचा कि उनकी तर्ज जिंदगी पर नजर रखी जाए। काश वो सोच लेते तो न सिर्फ वो खुद बल्कि उनके लख्ते जिगर भी सजा से बच जाते। कई मर्तबा इंसान को तल्ख हकीकतों का सामना करना पड़ता है, फिर पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह आपके सामने आती है और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपने क्या खोया और क्या पाया। फिजा की जिंदगी में क्या हुआ? एक ऐसी सूरत हाल जिसका सामना उन बच्चों को करना पड़ता है
जिनके वालिदैन दौलत की रेल पेल में अपने बच्चों को भूल जाते हैं। आपको तो ये भी याद नहीं है कि आज मेरी बर्थडे थी। सॉरी बेटा। बेटा यकीन करो मैं ऑफिस में इतना बिजी था कि मैं भूल गया। अच्छा ये बताओ, पिछले हफ्ते तुम 3 दिन के बाद आई थी, कहाँ गई थी? कहाँ जाऊंगी डैड, आंटी के घर ही गई थी। आपके पास तो किसी के लिए भी टाइम नहीं है। मैं समझ गई हूँ मम्मा आपको छोड़कर क्यों गई थी। शट अप! वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि मैंने उसे धक्के देकर घर से निकाला था। सुनना चाहती हो क्यों? तो सुनो, तुम्हारी मम्मी बद किरदार थी, बद किरदार। जाहिर है हर औरत तवज्जो चाहती है। आपने उन्हें भी मेरी तरह निगलेक्ट किया हो, जब तो आपको छोड़कर गई थी। इंसान को जब जिंदगी की तल्ख हकीकतों का सामना करना पड़ता है तो पता चलता है कि उसने क्या खोया और क्या पाया। फिजा के साथ पेश आने वाला वाकया भी ऐसी ही एक मिसाल है। इस दफा ऐसा माल लाया हूं दोस्त, मलाई है मलाई। जहां दौलत की रेल पेल में मसरूफ वालिदैन के बच्चे किस किस्म की सूरत हाल से दोचार हो जाते हैं। ऐसी तकलीफ दे सूरत हाल जिसे बयान करते हुए भी दुख और शर्म से सर झुक जाता है। हाँ कहाँ हो? बाहर हो? चल मैं आया, अभी आया 1 मिनट ओके। हाँ लड़के, क्या सीन है? चल रहा यार, लेट हो रहे हैं यार। मोबाइल और वॉलेट मेरा अंदर है यार। अबे चल छोड़, जल्दी कर यार। अबे मगर छोड़ जल्दी कर, ले आते बैठिए फटाफट। क्या हम खामोशी से ये सब होता देखते रहेंगे?